नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाडेर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे दोषों के संकलन के बारे में। यानी कि हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ 3 दोष है वो हमारे शरीर में किस किस अंग आशय अवयव या तो स्रोत प्रणाली सत्व रत्तम आदि के साथ जुड़े हैं, उसका हम संकलन देखेंगे। तो यह संकलन आपको, यदि आप तैयार करते हो तो ऐसा संकलन आपको निदान और चिकित्सा, यानी कि रोगी पुरुष जो आपके पास आता है उसके अंदर आपको निदान और चिकित्सा दोनों में काफ़ी सरलता आपको देगा। तो आपको यह इस तरह से अभ्यास और संकलित स्थिति में अभ्यास करना चाहिए। और जो हमारी संहिता है उसके भी सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, यह स्थानों के 120 अध्याय, यह स्थान के विषयों को भी हमारी संहिता में जो भी विषय दिए उसके साथ संकलित करना हमें सीखना चाहिए। तो पहले तो हम आज वात दोष से यदि हम शुरू करें तो यह जो वात दोष है यह आकाश और वायु तन्मात्रा से कायाग्नि के द्वारा निर्माण होता है। यह धातुरूप वात दोष है। इसमें यह वात दोष की जो उत्पत्ति है वो कायाग्नि और जठराग्नि के आश्रित रहती है। आकाश और वायु तन्मात्रा और कायाग्नि से निर्माण होता है यह वात दोष, और जठराग्नि द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। यह वात दोष आकाश और वायु महाभूताग्नि इसके साथ जुड़े हुए हैं। यह इसका द्रव्यात्मक या महाभूतात्मक स्वरूप है। यानी कि आकाश और वायु महाभूत वात दोष का द्रव्यात्मक स्वरूप है। धातु के अंतर्गत अस्थि धातु, स्रोतस के अंतर्गत अस्थिवाही स्रोतस और प्राणवाही स्रोतस इसके साथ जुड़े हुए वात दोष के साथ। तो अस्थि धातु, प्राणवाही स्रोतस और अस्थिवाही स्रोतस वात दोष के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ सत्व और रज, यह दो जो हमारे शरीर में सत्व रत्तम त्रिगुण है उसमें सत्व और रज ये दो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें भी यह सत्व प्रधान है वात दोष। और इंद्रिय के अंतर्गत हस्त, पाद, कर्मेंद्रिय, कर्ण और स्पर्श ज्ञानेंद्रिय वात दोष के साथ जुड़े हुए हैं। शरीर में प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, यह वात दोष का कर्मात्मक सार्वदेहिक स्वरूप है। वात हमारे शरीर में क्रियात्मक अनुवर्तनों को सापेक्ष रूप में चलाता है। यह प्रधान दोष है हमारे शरीर का। जठराग्नि का मुख्य प्रधान रूप कोई दोष हो तो वो वात दोष है। हमारी चरक संहिता के सूत्र स्थान में पहले अध्याय से लेके 30 अध्याय तक जितना भी वात दोष का वर्णन आ रहा है वो सभी वात दोष के साथ आपको जोड़ना है। और किस अध्याय में कौन सा वात पित्त कफ का वर्णन लिखा हुआ है, कौन से उसके गुण कर्म का वर्णन आ रहा है, उसका भी आपको विभाजन करके अध्ययन करना चाहिए। वो आपको अपने अपने अध्यायों की प्रतिज्ञा अनुसार अनुसरण करते हुए वात का कर्म निदान और चिकित्सा में सरलता कर देगा। जैसे कि कियन शिरसीय और त्रिशोथीय दोनों में वात दोष का वर्णन आता है। कियन शिरसीय में आने वाला वात दोष का वर्णन कियन शिरसीय प्रतिज्ञा का अनुसरण करता है, यानी कि वो क्रिया प्रधान है। त्रिशोथीय में आने वाला वात दोष का वर्णन त्रिशोथीय प्रतिज्ञा का अनुसरण करता है, यानी कि वो रचना प्रधान परीक्षण वात दोष का है। तो वात का अपने अपने अध्यायों में आने वाला जो वर्णन है वो अध्यायों की प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करता है। इसके साथ त्वक सार और अस्थि सार, दो सार इसके साथ जुड़ते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय और त्वक वात दोष के साथ जुड़ी हुई है। अति लंब और अति ह्रस्व शारीर प्रकृति वात दोष प्रधान है। और तद उपरांत क्रूस और स्थूल भी वात के अधीन है। विषमाग्नि अग्नि का जो परीक्षण है उसमें विषमाग्नि वात प्रधान है। काल के अंतर, यानी कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत के अंतर्गत मान लो ग्रीष्म है वो वात प्रधान है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा काल कौन से दोष के साथ जुड़ा हुआ है। तदुपरांत सात्विक और राजसिक प्रकृति वात दोष के प्रधान है और वात दोष के साथ जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के अंतर्गत प्राणायतनों में बस्ती प्राणायतन सविशेष वात के साथ जुड़ा हुआ है। तदुपरांत दूसरे भी है लेकिन बस्ती प्रधान रूप से है।
दूसरा पक्वाशय वात के साथ जुड़ा हुआ है। पक्वाशय कटी शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्शनेंद्रिय आपको पता है। अभ्यंग स्वेदन मुख्य रूप से वात दोष के ऊपर कार्यकारी उपक्रम है और यह हमारे शरीर में सार्वदेहिक क्रियात्मक स्थिति का अनुमोदन करते हैं। और इसके अलावा भी आप इसका संकलन का विस्तार कर सकते हो। यहाँ पे हमने वात दोष का एक संक्षिप्त और सरल आपको संकलन दिया है। आपके पास आने वाले रोगी पुरुष में यदि इसमें से कोई भी अधिष्ठान या क्रिया बिगड़ा हुआ हो तो आपको वातानुबंधी निदान चिकित्सा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है पित्त दोष। तो जो पित्त दोष है यह भी हमारी कायाग्नि और जठराग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। उसका निर्माण यह तेज तन्मात्रा द्वारा निर्माण होता है, धातु रूप पित्त दोष। इसके द्रव्य स्वरूप तेजो महाभूताग्नि या तेज महाभूत द्रव्य से इसका निर्माण होता है, ये उसका द्रव्य है। धातु में रक्त धातु और स्वेद धातु या स्वेद मल, रक्त और स्वेद यह पित्त दोष के साथ जुड़े हुए हैं। स्रोतस में अन्नवायु स्रोतस, रक्तवायु स्रोतस और स्वेदवायु स्रोतस पित्त के साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय और वागेंद्रिय ये दो पित्त दोष के साथ संकलित है। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, प्राजक, पित्त ये 5 पित्त के जो प्रकार है यह पित्त का कर्मात्मक सार्वदेहिक स्वरूप है। सूत्र स्थान के 30 अध्याय में अध्याय अनुसार आने वाला पित्त दोष का वर्णन आपको संकलित करना चाहिए और तदनुसार इसका अध्ययन करना चाहिए। सार के अंतर्गत रक्त सार पित्त दोष के अधीन है या इससे जुड़ा हुआ है। पित्त प्रकृति परीक्षा इसके अंतर्गत आपको लेनी चाहिए। क्रूस शरीर और तीक्ष्णांगी इसके साथ जुड़ा हुआ है। काल के अंतर्गत मान लो शरद में पित्त प्रकोप होता है तो आपको काल परीक्षण में कौन सी स्थिति में पित्त की स्थिति आएगी वो देखना है। और पूरे दिनचर्या में भी पित्त का कौन सा वेग या तो पित्त किस काल में बढ़ता है वो भी आपको देखना है। शरीर के अंतर्गत मध्यकाल पित्त प्रधान रहता है, मान लो युवा अवस्था पित्त प्रधान रहती है। विरेचन और रक्त मोक्षण पित्त दोष की मुख्य उपक्रम या चिकित्सा है और यह हमारे शरीर में उष्माकीय परिवर्तनों को अनुमोदित करता है। तो यह पित्त दोष का संक्षिप्त और सरल संकलन है। यह निदान चिकित्सा में आपको बहुधा उपयोगी होगा क्योंकि आपके पास आने वाला रोगी पुरुष में जो समूर्छना होगी या विकार प्रकृति के घटक होंगे वो निश्चित अधिष्ठान दूसरे के साथ दुस्थिनीकरण व्यवहार करेंगे। तो वो दुस्थिनीकरण व्यवहार किस दूसरे के साथ या किस दोष के साथ या कौन सा दोष कर रहा है उसका अध्ययन आपको होना चाहिए, तभी आप निदान चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाओगे। तो उसकी सरलता हेतु आपको अवश्य में संकलन स्थिति में अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद आता है कफ दोष। तो यह भी कायाग्नि और जठराग्नि के साथ इसकी उत्पत्ति जुड़ी हुई है। कफ दोष पृथ्वी और जल महाभूत से उसका द्रव्य निर्माण होता है। जल और पृथ्वी तन्मात्रा इसका मूलभूत उपादान तन्मात्रा है। यह हमारे शरीर में उदक वायु स्रोतस, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्रवायु स्रोतस के साथ जुड़ी हुई है और पुरुष मूत्र भी इसके साथ जुड़े हुए हैं कफ दोष के साथ। और रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र धातु भी कफ दोष के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ धातु और स्रोतस को अलग अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है, वो आपको समयांतर पे हम देखेंगे। त्रिगुण में से सत्व और तम, यह त्रिगुण उदक या कफ दोष के साथ जुड़े हुए हैं, सत्व और तम। इंद्रियों में रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ और गुद कर्मेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय के स्वरूप में, उपस्थ और गुद कर्मेंद्रिय के स्वरूप में कफ दोष के साथ जुड़े हुए हैं। 1 से 30 अध्याय सूत्र स्थान में जितना भी कफ दोष का वर्णन है वो आपको अध्याय और अध्याय की प्रतिज्ञा के अनुसार इसके साथ जोड़ के इसका अध्ययन करना चाहिए। त्वक सार, मांसार, मेद, मज्जा और शुक्रसार कफ दोष के साथ जुड़े हुए हैं।
कफ प्रकृति परीक्षण इसके अंतर्गत आ जाता है। मध्यम शरीर कफ दोष के साथ है, स्थूल पीस के साथ जुड़ा हुआ है, मंदाग्नि कफ दोष के साथ जुड़ी हुई है और काल के अंतर्गत वसंत के अंतर्गत कफ की स्थिति प्रबल रहती है, तो ये आपको परीक्षण करना चाहिए। चिकित्सा में वमन इसकी प्रधान चिकित्सा है और सात्विक और तामसिक प्रकृति परीक्षण, सत्व परीक्षा और प्रकृति परीक्षण कफ दोष के अधीन है और यह हमारे शरीर में रचनात्मक स्थिति का निर्माण करता है, यानी कि हमारे शरीर में रचना बनाना या मूर्तिमंत स्वरूप देना कफ दोष के अधीन है। तद उपरांत उसके सर्व गुण द्रव्य कर्मों का आपको अभ्यास करना चाहिए। तो यह संकलन आपको निदान चिकित्सा में बहुधा उपयोगी होगा। तद उपरांत आप एक से ज़्यादा दोष यानी द्वंद्व दोष, त्रिदोष, इसका भी संकलन आप करके निदान और चिकित्सा में आप सरलता को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसी सरल बातें आपको निदान चिकित्सा में बहुधा उपयोगी होगी। तो इस तरह से आपको अभ्यास और संकलन की स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।